एक मूर्ख तोते की अनोखी कहानी। था तोता, वह बड़ा मूर्ख था। गाता तो था, पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का? इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था, उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। सुनार बुलाया गया। वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता, शिक्षा की तो इति हो गई। कोई कहता, शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना। इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। नस लेकर बोले, ये काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया। पोथियों की नकल होने लगी। नकलों के और नकलों की नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा, उसने यही कहा कि शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी। नकलन 20 को लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नाम निशान भी बाकी न रहा। दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त की व्यस्तता की कोई सीमा न रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। फिर झाड़ू पोंछ और पालिश की धूम भी मची ही रहती थी। जो ही देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख रेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। वे और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कोठों बालाखानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, ये कैसी बात सुनाई पड़ रही है। भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकलनवीसों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे मौडे में हिस्सा नहीं मिलता, इसीलिए वे ऐसी ओछी बात करते हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से ये देखे कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसी बगटुक तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वह अपने मुसाहबों, मुहल्लिगों, मित्रों और मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षाशाला में आ धमके। उनके पहुंचते ही ड्योरी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, तासे, खुरदक, नगाड़े, तुरहियां, भेरियां, दमामे, कांसे, बांसुरिया, झाल, करताल, मृदंग, जगझंपादी आदि आप ही आप बज उठे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और बूटियां फुड़का फुड़का कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकलनवीस, देखभाल करने वाले और उन सभी के ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं न। महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा।
भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। ब्योरी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा निंदक बोल उठा, महाराज आपने तोते को देखा भी है। राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था, तोते को तो देखा ही नहीं। उद्धरण लौटकर पंडित से बोले, मुझे ये देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो ही गया था, चीरने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसाठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने कानों में थू सरदार को ताकीद कर दी कि निंदक के कान अच्छी तरह उमेट देना। तोता दिन पर दिन भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने देने फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। कोतवाल गरजा, ये कैसी बेअदबी है। फौरन लोहार हाजिर हुआ, आग, भाथी और हथौड़ा लेकर। वह धमाधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के डैने भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हाड़ी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफी नहीं, नमक हराम भी हैं। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा ले लेकर वह कान रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लोहार की लोहासार बेहद फैल गई और लोहारन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अता किया। तोता मर गया। कब मरा, इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। उद्धरण राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब ये कैसी बात सुनी जा रही है। उद्धरण भांजे ने कहा, महाराज तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता फूदकता है। उद्धरण भांजा बोला, अजी राम कहिए। उद्धरण अब भी उड़ता है ना, कतई नहीं, अब भी गाता है, नहीं तो दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है ना। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया। साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुपकी से दबाया। तोते ने न हाँ की न हूं की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नव वसंत की दक्षिणी बयार में नव पल्लवों ने अपने निश्वासों से मुकुलित वन के आकाश को आकुल कर दिया।